बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर मुकम्मल पड़ताल मांगेंगे, सबसे जवाब उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले कर्नाटक कांग्रेस के एक कार्यक्रम से जुड़ा एक वीडियो वायरल होने पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम का वीडियो बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने जारी किया है और कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान करने का आरोप लगाया है, क्योंकि कार्यक्रम के दौरान मंच पर सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तस्वीर लगी दिखाई दी, जबकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती भी थी। जिस पर कार्यक्रम में पहुंचे कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने सवाल उठाया कि पटेल की भी जयंती है, उनकी तस्वीर भी होनी चाहिए। इस मुद्दे पर अब बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया है। वहीं मामले पर सियासत गरमाने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया। तो क्या सरदार पटेल कांग्रेस पार्टी के लिए एक आफ्टर थॉट हैं? क्या सरदार पटेल की भारत में कोई भूमिका नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए? जिस सरदार पटेल ने कांग्रेस की अध्यक्षता त्याग दी ताकि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस सरदार पटेल की गरिमा को ठेस पहुंची है कि नहीं? क्योंकि सिद्धरामैया इस वीडियो में डीके शिवकुमार को कहते सुनाई दे रहे हैं कि सरदार पटेल की भी फोटो लगाइए, वरना बीजेपी आपत्ति जताएगी और इस पर बवाल मचाएगी। लेकिन पीछे तस्वीर आप देख रहे हैं, केवल इंदिरा गांधी की है। सरदार पटेल की जयंती की बात कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। इसे इंदिरा गांधी के मार्टियरडम दिवस की तरह ही मनाया जाता है और कभी ये सवाल उठ के आता है कि सरदार पटेल को क्या भुला गई कांग्रेस पार्टी। बीजेपी ने इस पर काउंटर किया है। बीजेपी का कहना है कि देखिए किस तरह से परिवारवाद से घिरी हुई है कांग्रेस पार्टी। देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल को भूल गई है कांग्रेस पार्टी। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब 1946 के चुनाव होने थे और कांग्रेस पार्टी के चुनाव होने थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा वही भावी प्रधानमंत्री होगा। 15 से ज्यादा देश भर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज और जिलों में से, जो एरियाज में से कांग्रेस की जो नेतृत्व से यूनानिमसली एक ही नाम निकल के आया पर्चा, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। लेकिन जब वो पर्चा खोला गया और उस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा गया और महात्मा गांधी ने उसे पढ़ा, तो उन्होंने आचार्य कृपलानी की ओर बढ़ाया, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बढ़ाया, जवाहरलाल नेहरू को दिखाया, वो फिर घूम के वापस उनकी तरफ आया और उसके बाद फिर से उसको भेजा गया और ये कहा गया, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल को इशारा दिया गया कि वो ही कुछ करें और उन्होंने कहा कि वो अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन वापस लेते हैं। इतना बड़ा त्याग नेहरू के लिए किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पछताएगा जवाहरलाल, यही बात कही थी जब 370 पर उन्होंने हामी भरी थी शेख अब्दुल्ला के साथ। जम्मू कश्मीर को जिस तरह से हैंडल किया गया, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको बाहर रखा गया। तब से नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच की ये दरार सामने आई है। तो क्या कांग्रेस पार्टी आज भी उसे निभा रही है? ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। परिवारवाद को पूरी तरह से घिरी हुई है कांग्रेस पार्टी, ये आरोप बीजेपी का है। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, सबसे बड़ा सवाल यही पूछा जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी फोटो लगा दो वरना बीजेपी बवाल मचाएगी। यानी कांग्रेस पार्टी के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल एक आफ्टर थॉट है। देखिए आनंद, संकट यही कांग्रेस के सामने है, विचारधारा का संकट, कि वो गांधी परिवार के इतर पार्टी के जो बड़े नेता हुए, क्या उनको भी उतना सम्मान देती है या उनके लिए भी उतना इज्जत देती है?
अगर नहीं देती तो क्यों नहीं देती है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के बीजेपी जब से आक्रामक हुई, बीजेपी ने जब से उनकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाने की बात कही, प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में सरदार पटेल का जिक्र करना शुरू कर दिया, एक आक्रामक रणनीति बना के जब बीजेपी ने जो राष्ट्र के आइकॉन थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आइकॉन थे, उनको जब अपने पास लाने की कोशिश की या उनसे जोड़ने की कोशिश की, तब कांग्रेस अलर्ट हुई और तब कांग्रेस ने कहना शुरू किया कि बीजेपी या आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में तो कोई योगदान नहीं था, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। तो आप अगर इस बातचीत को भी सुनेंगे डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की, तो सरदार पटेल का सम्मान करना ये भावना नहीं है। बीजेपी सरदार पटेल के सम्मान नहीं होने को मुद्दा बना सकती है या बीजेपी सरदार पटेल को हथिया सकती है, इसलिए सरदार पटेल का सम्मान करना है, इस तरह का भाव गया। और जैसे ही इस तरह का कोई कन्वर्सेशन होता है, आप देखते हैं कि बीजेपी की सोशल मीडिया की जो टीम है या बीजेपी के नेता हैं, कितने आक्रामक तरीके से इस पूरे मामले को उठाते हैं। और वही इस मामले में भी हुआ कि सरदार पटेल का सम्मान इस डर से करती है कांग्रेस कि बीजेपी कहीं उसको हथिया न ले, कहीं उनकी लीगेसी को बीजेपी क्लेम न करे। तो ये एक इस कन्वर्सेशन से बात सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से ये तय करना पड़ेगा कि कंफ्यूजन गांधी परिवार के इतर जो आइकॉन हैं उनको आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ हैं। अरुण जरा बने रहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी नमस्ते। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तस्वीर इसलिए लगेगी नहीं तो क्योंकि वरना बीजेपी बवाल मचाएगी। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच की ये बात, ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। देखिए आनंद जी, एक तो कांग्रेस पार्टी में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पद पे हो, बड़ा नेता हो या कार्यकर्ता हो, मेंबर पार्लियामेंट हो, मिनिस्टर हो, फॉर्मर मिनिस्टर हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने रहे हैं, हम उन सबका आदर करते हैं। कांग्रेस पार्टी में वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं रह सकता जो सरदार पटेल का अपमान करता हो। जहां तक डीके शिव कुमार जी का सवाल है, वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कर्नाटक के अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। मैं ऐसा किसी कीमत पे मानने को तैयार नहीं हूं कि डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया सरदार पटेल का सम्मान नहीं करते हैं। नहीं देखिए, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, तस्वीर तो सिर्फ इंदिरा गांधी जी की है। अगर सम्मान दोनों का था, 31 अक्टूबर की तिथि जयंती सरदार पटेल जी की भी है, उसको क्यों भुला गई कांग्रेस पार्टी? ये सवाल पूछा जाएगा। ये क्यों कहा गया कि बीजेपी बवाल मचाएगी तो सरदार की भी फोटो लगा दो? इसमें तो कहीं मंशा ये है ना कि सरदार आफ्टर थॉट हो गए। नहीं, देखिए, बीजेपी से सरदार पटेल का कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस पर बैन जो लगाया था वो सरदार पटेल साहब ने लगाया था जब वो होम मिनिस्टर थे। तो इसलिए बीजेपी अपने आप को ये शो करना चाहती है कि गांधी भी हमारे हैं और पटेल भी हमारे हैं, और जितने भारत की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में जो योद्धा थे, जो सेनानी थे, वो सब पर क्लेम करना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि भारत माता की जय कांग्रेस का था, बीजेपी ने छीन रखा है। वंदे मातरम कांग्रेस का नारा था, छीन रखा है। महात्मा गांधी को छीनने में पूरी कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। सरदार पटेल भी कांग्रेस के थे, तो उनको भी छीनने का पूरा प्रयास चल रहा है। आधे से ज्यादा तो छीन ही चुके हैं। नहीं, सरदार पटेल तो भारत के हैं, महात्मा गांधी तो भारत के हैं, वंदे मातरम तो भारत के लिए है, किसी एक पार्टी का नारा थोड़ी है। और अगर सरदार पटेल कांग्रेस के हैं तो फिर सरदार पटेल का वहां चित्र क्यों नहीं है? और दूसरी बात, सरदार पटेल ने बतौर होम मिनिस्टर आरएसएस पर बैन इसीलिए लगाया था क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ फिर इतना बड़ा हो गया था और उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था। तो सरदार पटेल ने कहा कि जब तक आपका एज एन ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा राष्ट्रीय पूरे भारत में हो चुके हैं, सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं है, तो इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाइए, उसके बाद आप पर से बैन हट जाएगा। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे ही आरएसएस का पूरा एक ढांचा सामने निकलकर उन्होंने तैयार किया, बैन हट गया। ये भी इतिहास में लिखा गया है। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। शहजाद पूनावाला, बताइए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि बीजेपी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये रही है कि इनको चाहिए परिवार परिवार परिवार, और इसीलिए ये भूल गए सरदार। अगर ये सरदार से प्यार करते तो पहले दिन से ही दोनों कार्यक्रम मनाते। पहले दिन से ही सालों सालों तक ये कार्यक्रम दोनों जगह मनता कि एक कार्यक्रम इंदिरा गांधी जी के लिए, एक कार्यक्रम सरदार के लिए। आनंद जी, आप तो इतिहास भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि सरदार जी की जब देहांत हुआ उसके कितने वर्षों के बाद
भारत रत्न उनको दिया गया, जबकि परिवार के जो भी व्यक्ति थे उनको तो जीते जी या उनके मरने के एक ही वर्ष के भीतर भारत रत्न से नवाजा गया। और सरदार साहब की जब स्टैच्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री उसकी परिकल्पना की और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा खड़ी की, तब उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। आज सरदार पटेल की यादगार में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया? क्योंकि सड़कों से लेकर शौचालय तक केवल परिवार का नाम रखना था, केवल एक परिवार का महिमा मंडन करना था। आनंद जी बताइए, भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो परिवार के बाहर हो, क्या उनको याद करने का प्रयास कभी भी गांधी परिवार ने किया? ये सरदार पटेल के प्रति गांधी परिवार की नफरत है जो आज बाहर निकल कर आ चुकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी क्या कहेंगे? हेलो, देखिए आनंद जी प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य जी जी आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये पूरा हक है कि वो कांग्रेस को एंटी नेशन, एंटी हिंदू ये सिद्ध करने का प्रयास करें। और सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी तो हमने जब हम बचपन में पढ़े, सिलेबस में थी तब पढ़ी है। तो क्या अगर कांग्रेस की हुकूमत ये चाहती या कांग्रेस के गांधी परिवार के नेता ये चाहते कि सरदार पटेल को और लाल बहादुर शास्त्री को या ऐसे तमाम हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उन योद्धाओं को, उन महानायकों को बदनाम करना है या उन्हें सम्मान नहीं देना है, तो उनकी जीवनियां क्यों उसमें हम पढ़ते? ये तो बीजेपी की सरकार तो अभी 5-6 साल से आई है, हमने तो बचपन में पढ़ा 30 साल से पहले, 40 साल पहले मैंने तो पढ़ा हुआ। ठीक है, लेकिन अब दूसरी बात, कांग्रेस के काल में 1947 से लेकर 2014 तक आचार्य प्रमोद कृष्णम जी सरदार वल्लभ भाई पटेल पर कितने 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 स्टेडियम, कितने टूर्नामेंट्स, कितने सड़कें और कितने दिन, और 31 अक्टूबर उससे पहले, इंदिरा गांधी जी के निधन से पहले, क्या 31 अक्टूबर कभी सरदार पटेल की जयंती की तरह कांग्रेस पार्टी ने मनाया है? आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, बताएं। आनंद जी, आप ये कहने का पूरा हक रखते हैं कि जितना और भी अधिक मनाया जा सकता था ये तो कह सकते हैं, लेकिन नहीं मनाया गया ये नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, आज मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ, सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, जितने भी महानायक हैं हमारे, आपने एक बात कही कि ये कांग्रेस के नहीं थे तो देश के थे। तो भाई कांग्रेस भी तो देश की है। देश की आजादी की लड़ाई जो लड़ी गई वो तो कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई। तो कांग्रेस ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस इस देश की नहीं है। कांग्रेस भी तो इस देश की बड़ी पार्टी है। सिर्फ कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी ना, भगत सिंह ने भी लड़ी थी। ये लड़ाई हिंदू महासभा ने भी लड़ी थी। ये लड़ाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी लड़ी थी। तो ये सब ने लड़ी थी, अलग अलग तरीके से लड़ी थी। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आजादी के बाद जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने अपने कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्याग दिया ताकि महात्मा गांधी जी के चहेते जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उनको इस तरह कांग्रेस पार्टी बुला दे, शहजाद पूनावाला। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो कांग्रेस के, अब आपने मुझे मौका दिया है आनंद जी, आप मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना चाहूंगा। देखिए आनंद जी, आम्बेडकर, आनंद जी क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? शहजाद जरा आचार्य जी अपनी बात रख लें, फिर आप बोलिए। दोनों साथ में फोन पे बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। जी आचार्य जी अपनी बात रखिए। मुझे मौका दिया है। नहीं, मैं रखूं अपनी बात या शहजाद रखेंगे? आपने मुझे मौका दिया। मैंने शहजाद जी से आग्रह किया था आचार्य जी, तो अगर आप रुके तो फिर मैं शहजाद से कहूं, आप दोनों साथ न बोलें। बिल्कुल, शहजाद राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनको बधाई शहजाद पूरी बात रखें, मैं सुन रहा हूं। प्लीज समय बर्बाद ना कीजिए आनंद जी। धन्यवाद आचार्य जी। शहजाद जी बोलिए। मैं समय बर्बाद करने वाला लग रहा हूँ तो मैं हट जाता हूँ आपकी लाइन से, लेकिन मैंने तो आपको बधाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए आचार्य जी। मैं इसीलिए आप दोनों की बात दर्शक सुन सकें, इसीलिए एक के बाद एक बोले, मेरा आग्रह है। आचार्य जी मैं शहजाद से कहूंगा, फिर आप अपना तर्क रखिएगा। ओके जी। आनंद जी, चाहे वो आम्बेडकर जी हो, चाहे वो आम्बेडकर जी हो, चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, आपने देखा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर भी और आज भी किस तरीके से सारे स्वतंत्रता सेनानियों की अनदेखी की। केवल एक परिवार के कद को बढ़ाने के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों को इतिहास से मिटा दिया गया। आपको याद है कि किस तरीके से वीर सावरकर को आज भी कांग्रेस के युवराज गाली देते हैं।
क्या वीर सावरकर का कोई योगदान नहीं था हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में? तो आज भी गाली देते हैं। मैं चाहता हूं आचार्य जी बताएं, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले वीर सावरकर पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्यों उनको कायर और डरपोक और बाकी चीजों से वो गाली देते हैं? तो ये कांग्रेस की मानसिकता है। नेहरू गांधी परिवार को ऊंचा दिखाने के लिए सरदार हो चाहे वो बाकी के स्वतंत्रता सेनानी हो, उनका कद नीचा करो, और यही उनकी राजनीति रही है। मैं आज केवल एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि इससे पहले क्यों नहीं मनाई जा रही थी सरदार पटेल साहब की जो जयंती है? सरदार पटेल साहब की जयंती को केवल नरेंद्र मोदी ने ही मनाने का काम पूरा क्यों नेहरू किया? परिवार की बात ही, नेहरू परिवार की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का कोई रोल नहीं है। ये गांधी जो शब्द है ये भी वो अडॉप्टेड नेम है। उनका नाम चांदी था तो वो चांदी, पारसी थे तो गांधी वो गांधी हैं। उनका मोहनदास करमचंद गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है। जिस नेहरू गांधी परिवार की बात शहजाद पूनावाला कर रहे हैं, कई बार ये कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोगों को लगता है कि राहुल गांधी डायरेक्टली मोहनदास करमचंद गांधी जी से कहीं रिलेटेड हैं। बिल्कुल नहीं है। पर आचार्य जी इस बात को कहें कि जो नेहरू परिवार से नहीं जुड़े थे उन सबको मार्जिनलाइज किया गया है और आज भी वो मानसिकता दिखती है, यही आरोप है। देखिए, आप महात्मा गांधी को तो मान रहे हैं लेकिन महात्मा गांधी के फैसले का अपमान कर रहे हैं। पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला तो महात्मा गांधी जी का था। पंडित नेहरू तो महात्मा गांधी के सबसे ज्यादा प्रिय थे। पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत मजबूत रहेगा ये फैसला महात्मा गांधी का था। और इंदिरा जी को हिंदू से इंदिरा गांधी बनाने का फैसला भी महात्मा गांधी का था। तो आप महात्मा गांधी का कैसा सम्मान कर रहे हैं जो उनके फैसलों का अपमान करते हैं? बीजेपी के से मेरा सवाल है। दूसरा मेरी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, या महात्मा गांधी हो, या मौलाना आजाद हो, ये सब कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, ये तो कांग्रेस के नेता थे। तो कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप इस सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहते तो इस इतिहास को बदल दीजिएगा। कह दीजिएगा कांग्रेस ने आजादी में भूमिका नहीं अदा की और नरेंद्र मोदी जी ने। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं भूमिका निभाई। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने बहुत अहम भूमिका निभाई और उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य सरदार पटेल भी थे। और आप भी जानते हैं आचार्य जी कि 1946 के जब कांग्रेस के इलेक्शंस हुए थे तो नामांकन दोनों ने भरा था और सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी नेहरू जी को एक भी वोट नहीं, सारे वोट सरदार पटेल को गए थे। ये भी आप जानते हैं। आनंद जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता करना आपका दायित्व बनता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, कंगना रनौत ने कह दिया कि देश की आजादी 2014 में मिली। तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि बीजेपी की देश को आजादी दिलाने में। देखिए, कंगना रनौत तो एक स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नागरिक हैं जो अपने विचार रख रही हैं, लेकिन डीके शिव कुमार स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के साथ साथ वहां पर केपीसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं। कांग्रेस पार्टी से उनका रिश्ता है और उनका ये कहना और उनके साथ डीके और सिद्धरामैया जो हैं वो तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के। ये दो बैठकर वहां वरिष्ठ जो नेता हैं वो आपस में ये कहें कि यार उनकी भी फोटो लगा दो वरना बीजेपी बवाल मचाएगी, ये तो ठीक नहीं लगता ना आचार्य जी। ये तो सरदार का अपमान हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, बीजेपी का जन्मसिद्ध अधिकार है कि चिराग से बात का बतंगड़ बना देना। और डीके शिव कुमार सरदार पटेल का, महात्मा गांधी का, देश के महानायकों का अपमान कर सकते हैं, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। डीके शिव कुमार बहुत ही देशभक्त नेता हैं और वो कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अगर वहाँ सरकार बनेगी, भगवान ने चाहा वो मुख्यमंत्री बनेंगे। आनंद जी, क्या मैं आ सकता हूँ? नहीं, वो आगे बढ़े, उनको हमारी सारी शुभकामनाएं। लेकिन ये जो सोच है जी शहजाद पूनावाला, ये जो सोच है कि भाई उनकी भी फोटो लगा दो वरना बीजेपी बवाल मचाएगी, यानी कि फिर ये सरदार का अपमान हुआ। सरदार का अपमान तो ठीक नहीं है। शहजाद पूनावाला बोलिए। जी देखिए, दिक्कत यही है कि कांग्रेस पार्टी केवल हुस्न अफरोजी के लिए आज सरदार को याद कर रही है। मैं इनसे एक दो सवाल पूछता हूँ। ये महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने तो कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को एक तरीके से उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी की ये बात तो मानते नहीं। महात्मा गांधी ने परिवारवाद को बढ़ाने की बात कभी नहीं की थी, इस बात को तो मानते नहीं। महात्मा गांधी की बात कहते हैं। ये तो पूरे देश को और दुनिया को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहला प्रधानमंत्री बनना तय था, पर किस तरीके से नेहरू जी बन गए। पर चलिए, वो हमारे प्रधानमंत्री थे। और मैं आज सवाल यही पूछना चाहता हूँ कि यदि इनके मन में
सद्भाव होता सरदार पटेल के लिए, तो सरदार पटेल ने उस समय जो फैसले हैदराबाद के विषय में लिए थे, उन्होंने जो देश को यूनाइट करने के लिए सारे फैसले लिए थे, केवल एक राज्य था नेहरू जी के हाथ में, और वो राज्य आज भी किस तरीके से उस राज्य में क्या क्या हो रहा है वो सारे देश ने देखा है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आचार्य जी ये कहना चाहते हैं कि सरदार पटेल की प्रतिमा का विरोध जो कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में किया वो गलत है और वो उसको खंडन करते हैं? क्या वो इस बात का समर्थन करेंगे कि जो प्रतिमा बनी है नरेंद्र मोदी के पूरे एफर्ट से, उसका वो स्वागत करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से उसका खंडन किया है? बताइए आप आचार्य जी, क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात आचार्य जी से आपने सवाल पूछा, आचार्य जी जवाब दें। देखिए, पहली बात तो शहजाद पूनावाला जी को, अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको ध्यान से बोलना चाहिए कि पहली बार पंडित नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाने में महात्मा गांधी की इच्छा की भूमिका थी, लेकिन दोबारा तो देश की जनता ने चुना, तीसरी बार देश की जनता ने चुना। तो पंडित नेहरू अगर कहीं कुछ थे ही नहीं, पंडित नेहरू का इस देश में कुछ नहीं था, तो देश की जनता ने दो बार उनको कैसे प्रधानमंत्री चुना? आप कहाँ मानते हैं? आप नरेंद्र मोदी जी को भी देश की जनता ने चुना, आप मानते हैं? बोलिएगा नहीं, आप कांग्रेस पार्टी मानती है, कांग्रेस पार्टी लाइन पे आप भी इस्तेमाल करती है। अच्छा शहजाद, उनको बोलने दीजिए। शहजाद, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, आपको मैं समय दूंगा, लेकिन आचार्य जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप बोलिए। अब आप गली मोहल्ले के नेता नहीं रह गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता हो गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आगे बढ़ें। आचार्य जी, आप भी सत्संग में नहीं है आचार्य जी, आप भी राजनीति बोल रहे हैं, सत्संग में आप देखो, आप भी राजनीति कर रहे हैं। अच्छा शहजाद, देखिए आप दोनों मेरा आपसे सिर्फ ये आग्रह है, टेलीविजन पे आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर सिर्फ शोर होगा, दोनों की बात नहीं रखी जाएगी, दर्शक नहीं सुन पाएंगे। तो आचार्य जी अपनी बात रखें, फिर शहजाद अपना तर्क दे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी आनंद जी, जब से आपने मुझे कहा है कि मैं तो बोल नहीं रहा इनके बीच में, ये सुनना नहीं चाहते, ये गांधी परिवार पर हमला करना चाहते हैं, करो। आपको इसमें जनतंत्र में अधिकार है, डेमोक्रेसी में अधिकार है किसी पे भी हमला करना। आप हर बात को, अगर किसी की भैंस चोरी हो जाती है, बैल चोरी हो जाता है, तो कहते हो गांधी परिवार दोषी है। अगर किसी की जेब कट जाएगी तो कहोगे गांधी परिवार, अगर कुछ छत से गिर जाएगा कहोगे गांधी परिवार दोषी है। आपका तो ये मिशन है कि गांधी परिवार को बदनाम करना, उस गांधी परिवार को जिसने अपने दो वो प्रधानमंत्रियों को इस देश की धरती पर बलिदान किया। तो अब सवाल इस बात का डीके शिवकुमार पे मैं आना चाहता हूँ। डीके भक्त नेता हैं, देशभक्त व्यक्ति हैं, और सरदार पटेल का अपमान वो करेंगे ये सोचा भी नहीं जा सकता। जैसा मैंने पहले कहा, मैं अब बीजेपी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको बिल्कुल डीके शिवकुमार का विरोध करे, कांग्रेस का विरोध करे, वो उनका अधिकार है, लेकिन झूठे आरोप लगाना छोड़े, तथ्यात्मक बात करे, देश को आगे ले जाने की बात करे। उस वीडियो को जरा सुनिएगा और उस टोन, जिस भाव से सिद्धरामैया बात कर रहे हैं, उस भाव को सुनिएगा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, और फिर आपको भी लगेगा कि जिस भाव से ये बात कही गई और जिस भाव से इन दोनों के बीच में बात हुई, उसमें सरदार पटेल को एज एन आफ्टर थॉट कहा जा रहा है कि फोटो इसीलिए लगाओ क्योंकि बीजेपी बवाल मचाएगी, इसलिए नहीं कि सरदार पटेल की जगह वहां बनती है और सरदार पटेल का आदर होना चाहिए। पर शहजाद, मेरे पास समय कम है, 30 सेकंड मैं आपको देता हूं क्योंकि आपको मैंने रोका था। आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए, अगर आप उस कॉन्वर्जेशन को ध्यान से सुनेंगे तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं लगाते तस्वीर, पर बीजेपी क्योंकि इस पे बवाल मचा सकती है तो हम जाकर तस्वीर लगाते हैं। मुझे लगता है कि ये कैंडिड कन्फेशन देश के सामने आ चुका है कि इनके मन में केवल परिवार नहीं है कोई जगह फॉर सरदार। और आज मैं इनसे कहता हूं, इन्होंने गुजरात में जो इन्होंने विरोध किया सरदार पटेल की प्रतिमा का, आज गुजरात की जनता और देश की जनता इनको सही जवाब देगी कि किस तरीके से सरदार का बार बार अपमान इन लोगों ने किया है। शहजाद पूनावाला, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत बहुत धन्यवाद अखाड़ा में जुड़ने के लिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बिहार में शराबबंदी कानून पर सियासत हर गुजरते दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब इस मुद्दे पर राज्य की सत्ता पर काबिज जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी भी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों के बीच तकरार तब बढ़ गई जब बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने शराबबंदी कानून को वापस लेने की मांग कर दी, जिस पर जेडीयू के नेता
सुहेली मेहता ने इशारों इशारों में बीजेपी विधायक को संभल कर रहने और उन पर कार्रवाई तक करने की बात कह दी। ये बवाल तब हुआ जब कुछ रोज पहले पटना के राजीव नगर इलाके में कुछ पुलिस वाले दुल्हन के कमरे में तलाशी के लिए पहुंच गए थे। ये पहली बार नहीं है जब शराबबंदी के इस फैसले पर पुनर्विचार की बात कही गई है। इससे पहले विपक्ष में विराजमान आरजेडी ने भी इस मुद्दे को उठाया और बार बार यही कहा कि आपने शराबबंदी तो कर दी, लेकिन जिस तरह से वहां पर इलिसिट लिकर यानी कि जिस तरह से वहां स्मगलिंग हो रही है और नशीली जो शराब बन रही है गैर कानूनी तरीके से और वो बिक रही है, जिसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, तो आपने शराबबंदी कर कर क्या पा लिया? ये बहुत ही सुंदर कार्य है, शराबबंदी होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के 13 करोड़ जनता के हित के लिए सोचा था, लेकिन रक्षक ही भक्षक बना हुआ है, रखवाले ही चोर बने हुए हैं। और इस कारण इंजीनियर और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले, मेडिकल करने वाले छात्र नौजवान जेल के पीछे जा रहे हैं। बेचने वाला नहीं जा रहा है, माफिया नहीं जा रहा है। इसलिए जिस तरह कृषि कानून वापस हुआ, मैं माननीय नीतीश जी से निवेदन करूंगा कि ये कानून भी वापस हो, शराबबंदी वापस हो और 5 गुने दाम पर इसको बेचा जाए। मीडिया में आने के लिए कुछ ज़्यादा बोलने की आदत होती है, उसी में से ये विधायक जी हैं। इनको संभल कर रहना बहुत ज़रूरी है। ये भी शराबबंदी के खिलाफ अभी बोल रहे हैं। अब इनकी शिकायत ये है कि डॉक्टर और इंजीनियर फंस रहे हैं। तो सवाल ये है कि शराब पिएंगे डॉक्टर इंजीनियर तो फंसेगा किसान तो नहीं। ये लग रहा है कि ये शराबबंदी के खिलाफ हैं और ये शराबबंदी कानून को समाप्त करना चाह रहे हैं। तो इनको भी ये संभल कर रखना होगा, कहीं इन पर न कार्रवाई हो जाए। बीजेपी के दिल की बात जुबान पर आ गई। शराबबंदी कानून फेल करने में यही लोग लगे हुए हैं। ये तो आज साबित हो गया। बीजेपी के माननीय विधायक ये बयान दे रहे हैं कि कृषि कानून बिल के तरह ही शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के बयान के बाद क्या कहेंगे? या तो कानून वापस लेंगे, नहीं तो बीजेपी का साथ छोड़ेंगे। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ फोन पर हैं। आपका क्या कहना है, क्या ये शराबबंदी का कानून हटना चाहिए? अब बीजेपी के एक एमएलए ने भी इस बात को उठाया है बिहार में। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि शराबबंदी कानून में जो खामियां हैं उसको दूर करे सरकार, और अवैध शराब का निर्माण बंद हो, शराब की स्मगलिंग बंद हो। हम ये चाहते हैं। हमने तो विधानमंडल के अंदर इस कानून के पक्ष में मतदान किया और शपथ लिया है, तो हम इससे बैकआउट नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से सरकार के सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के एक भगवाधारी विधायक ने खुलकर शराबबंदी के पक्ष की वकालत की है, यह नीतीश जी को सोचने का वक्त आ गया कि आखिर उनके सहयोगी दल जो सरकार में है उनके ही विधायक क्यों कह रहे हैं। तो कहीं न कहीं शराबबंदी कानून के इम्प्लीमेंटेशन में कई खामियां हैं, गड़बड़ियां हैं, और इस वजह से अब उनके सहयोगी दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार को इस दिशा में ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो इस तरह के धंधा में लगे हैं, चाहे सफेद पोश हो, बड़े लोग हों या बड़े अधिकारी हों, उन सबको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्या खामियां हैं इस कानून में? क्योंकि अवैध शराब की कई सारी घटनाएं हो रही हैं पूरे बिहार में और स्मगलिंग की बात भी सामने उजागर हुई हैं। तो आपने कहा कि कुछ खामियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है शराबबंदी कानून में। खामियां यही है कि सरकार में बैठे लोग इस तरह के बिजनेस को संरक्षण दे रखा है। आप खुद देखिए कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार कहा और जिम्मेदारी तय की है तो सिपाही को, दरोगा को, जमादार को चिन्हित करने को कहा है, उनको आइडेंटिफाई किया है कि नहीं आपकी जवाबदेही होगी। तो ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का बात हो गया। तो पुलिस डिपार्टमेंट के मंत्री तो खुद नीतीश जी स्वयं है। मैं कहता हूँ सरकार के कानून बनाने से ही कोई चीज इम्प्लीमेंट नहीं होता जब तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ठोस कदम न उठाया जाए। तो सरकार में बैठे लोग अगर इस तरह के बिजनेस को संरक्षण दे रहे हैं, उन लोगों को धरपकड़ नहीं कर रहे हैं। अभी हाल में जब जहरीली शराब पीने से 50-55 लोगों की मौत 3-4 जिलों में हो गई, तब सरकार की नींद खुली है। जो नींद आज खुली है वो हमेशा क्यों नहीं खुल के रहती है? तो मैं समझता हूँ सरकार में बैठे लोगों की जवाबदेही ज्यादा है, सत्तारूढ़ दल की ज्यादा है।
कि वो जब निर्णय लेते हैं उस निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने में ठोस कदम उठाएं। वो सरकार नहीं कर पा रही है। वो मैकेनिज्म आज तक डेवलप नहीं हो पाया कि हम शराबबंदी कानून कैसे लागू करें। अगर बाहर से स्मगल होकर शराब आ रहा है तभी तो लोगों को मिल रहा है। तो शराब अगर हमारे राज्य की सीमा में प्रवेश कर रहा है तो हमारी पुलिस क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है गवर्नमेंट के ऊपर। मैं समझता हूँ कि जहरीली शराब धड़ल्ले से गाँव देहात सभी इलाकों पूरे राज्य में बन रहा है, तो क्या उसकी जानकारी सरकार को नहीं है? अगर है तो आपने क्यों नहीं उसको रोका? वो वैसे धंधा में शामिल लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की? बड़े बड़े दावे और घोषणाएं और बयानबाजी होती है। एक दिन सरकार के विभाग के मंत्री ने कहा 3 लाख लोगों को हमने पकड़ा है। आश्चर्य होता है, मिनिस्टर इस तरह का बयान देते हैं। बिहार के जेलों की क्षमता मात्र 50,000 कैदी को रखने की, और आपने 3 लाख शराबबंदी के उल्लंघन में लोगों को पकड़ लिया है। तो ये जो एक भ्रमजाल बनाने की कोशिश होती है, बड़ी बड़ी बात कहना, लोगों को भ्रमित करना, उससे सरकार को बचना चाहिए और वास्तविक स्तर पर क्या कदम उठाएं जिससे यह कानून इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपर तरीके में हो और इस धंधे में शामिल लोगों को बेनकाब करें, चाहे वो बड़े लोग क्यों न हो, सफेद पोश क्यों नहीं हो, अधिकारी क्यों नहीं हो। ये करना चाहिए जो नहीं हो पा रहा है। जी जी जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा आग्रह है कि आप मेरे साथ फोन पर बने रहें। जेडीयू से अजय आलोक जी हमारे साथ फोन पर हैं। अजय आलोक जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। प्रेमचंद मिश्रा जी का कहना है कि शराबबंदी के इस कानून का उन्होंने सदन में उसके पक्ष में वोट किया था, तो वो उसके खिलाफ नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस कानून में और इसके इम्प्लीमेंटेशन में खोट है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हम देख रहे हैं और ऐसी आवाजें निकल रही है कि इस कानून को अब आप वापस ले लीजिए। देखिए, ये अपना अपना व्यू पॉइंट है। सरकार अपनी क्षमता से लगी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन परफेक्टली हो, लेकिन हर चीजें तो परफेक्ट होती नहीं है, तभी सरकार का अपने तरफ से पूरा प्रयास है। मुख्य तो बात यह है कि शराबबंदी जिस मकसद से की गई थी वो मकसद कामयाब हो रहा है। गरीब लोग जो अपनी कमाई का 70-80% शराब में उड़ा देते थे, वो पैसे अब उनके पास बच रहे हैं। और अब अवैध धंधा करने वाला, नकली शराब बनाने वाला, ये अलग चीज है। नकली शराब तो पहले भी बनती थी जब शराबबंदी नहीं थी। आज भी उन राज्यों में नकली शराब होती है जहाँ पे शराबबंदी नहीं है। वो एक अलग लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसको निश्चित तौर पे स्थानीय ब्लॉक और स्थानीय थाना लेवल से निपटा जाएगा। आज की तारीख में जो ये कह रहे हैं, कुछ हमारे सहयोगी कह रहे हैं शराबबंदी कानून वापस लेना चाहिए, तो उनसे बड़ा विनम्र आग्रह है कि ये बात पहले अपने पार्टी फोरम में डिस्कस करें, तब मीडिया में आके बयानबाजी करें। सुर्खियां बटोरने से कानून वापस नहीं होगा ना। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी से मैं जब बात कर रहा था तो उनका ये कहना है कि पुलिस और प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, और पुलिस और प्रशासन और शायद वो जो सरकार में बैठे हैं वही ये अवैध शराब का और स्मगलिंग का धंधा चला रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपने कानून तो बना लिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में खोट रह गई, इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि अब शराबबंदी से पहले वाला सिचुएशन बेटर था। देखिए, आरोप लगाने से नहीं साबित होता है। 800 से ऊपर पुलिस वाले और मद्य निषेध विभाग के लोग अभी तक इसमें अपनी नौकरी खो चुके हैं और जेल जा चुके हैं। जो भी पकड़ा जाता है उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई जानकारी हो तो बिल्कुल निश्चित तौर पे दीजिए, सरकार एक्शन लेगी। ये मुख्यमंत्री तमाम बार कह चुके हैं कि अगर कोई आपको जानकारी है कि कौन अफसर मिले हुए हैं, किस स्तर पे भागीदारी हो रही है, तो उसकी जानकारी दीजिए, गुप्त जानकारी दीजिए। आपकी आइडेंटिटी तक गुप्त रखी जाएगी। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना राजनीति के तहत मुझे नहीं लगता है इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे? अजय आलोक जी कह रहे हैं कि अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कानून सरकार बनाए और अपराधियों को पकड़ पकड़ के हम लाएं, तो गवर्नमेंट किस चीज के लिए होती है? आपने कानून बनाया, आपने कोई कदम उठाया, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। आपने उसमें क्यों नहीं दिया कि विपक्ष जब हमको बताएगा, पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है तो हम उसको ठीक करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? आप सरकार में हैं। हम तो आपकी खामियों को ही उजागर करेंगे ना। हम तो शराबबंदी कानून के पक्ष में थे हैं। अगर अपने सामने कोई गलत घटना हो रही है आनंद जी, और आपको उसकी जानकारी है, तो क्या एक जिम्मेदार नागरिक के तहत आप उसकी जानकारी पुलिस को देंगे या नहीं देंगे? या कहेंगे कि सरकार कानून बना के लाई, ये सरकार देखे? जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं? हम तो इतना ही कह रहे हैं। ये जिम्मेदारी भी नहीं उठाना है, ये भी थोप देना है सरकार पे, तो आप समझ जाइए कि राजनीति कहाँ हो रही है। मैं तो आप ही का उदाहरण दे रहा हूँ। आपके सामने कोई गलत घटना हो रही होगी तो आप
आप पुलिस को पर जानकारी देंगे या अवैध नहीं शराब देंगे? की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, स्मगलिंग हो रहा है। चुनाव से पहले भी जब ग्राउंड पर पड़ताल की गई थी तो कहा गया कि हाँ, कहीं ना कहीं इसका फायदा तो है, लेकिन नुकसान भी बहुत हो रहा है समाज में। अगर आप वैसे इसको वोट की तुलना में देखेंगे तो इसमें हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जितने लोग जेल गए हैं, अभी तक 1 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं, 2.5 लाख से ऊपर केस हो चुका है। तो जितने लोग जेल गए हैं या जिन पे केस हुआ है, क्या वो कभी जेडीयू को या एनडीए को वोट देंगे? हर चीज की तुलना वोट से हम नहीं करते हैं। शराबबंदी एक समाज के बड़े तबके को फायदा पहुंचाने के लिए की गई थी, न कि वोट से। वोट का तो हमें नुकसान हो गया, इसलिए तो कोई हिम्मत नहीं करता शराबबंदी लागू करने की। राजस्व का राज्य को नुकसान हुआ, उसको हमने मेंटेन कर लिया। 4,500 करोड़ का नुकसान था, हमने 6,000 करोड़ से ऊपर राजस्व बढ़ा लिया शराबबंदी रोक के, क्योंकि बाकी खान पान के सामानों में वृद्धि हो गई। ये डेटा है सबके देखने के लिए। जी अजय आलोक जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, धन्यवाद अखाड़ा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वहीं ये पूरा विवाद तब हुआ जब 21 नवंबर को पटना के राजीव नगर इलाके में एक शादी समारोह में कुछ पुलिस वाले पहुंच गए। पुलिस वालों को शादी में शराब परोसे जाने की खबर मिली थी, लिहाजा शराब की तलाश में पुलिस की एक टीम शादी समारोह में पहुंच गई। लेकिन तलाशी के दौरान पुलिस वाले दुल्हन तक के कमरे में पहुंच गए, और तो और उस वक्त उनके साथ कोई महिला पुलिसकर्मी भी नहीं दिखाई दी। घटना का पता चलते ही इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा। तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी। जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है? और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया। इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं। जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है। तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना है। अब इस मुद्दे पर सियासत बढ़ी तो आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया। लड़की महिला छड़ी है, उसके रूम में चला गया, ये सब बिना इजाजत के। महिला कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुंच गया। परहेज करना चाहिए चीज़ों से। तो शराबबंदी तो फेल हो गया। जो समाज के दलित हैं, अति पिछड़े हैं, जो साथी हैं, उन लोगों का जीवन उन्नयन की चिंता नहीं है, बल्कि चिंता इस बात की है कि शराबबंदी को विफल बनाओ। और इसके लिए राजनीतिक अभियान अपरोक्ष रूप से शामिल थे अब तक, लेकिन अब तो सब कुछ साफ हो गया लालू जी। अब इन सब के बीच खबर यह है कि बिहार में 26 नवंबर को सुबह 11 बजे सभी सरकारी अधिकारी शराब नहीं पीने और दूसरों को शराब नहीं पीने देने के लिए प्रेरित करने की शपथ लेंगे। यही नहीं, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र भी दाखिल करना होगा, जिसमें वो ये लिखेंगे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा और ना ही दूसरे को शराब पीने के लिए प्रेरित करूंगा। अब एक बहुत फेमस डायलॉग भी है कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, पर सियासत जारी है। अखाड़ा समाप्त होता है, लेकिन खबरें न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी। नमस्ते।